Hello student, myself Mohammad Shahzade sir. This is lecture number 5th, and today I am going to discuss about general reform in agriculture. First of all, we are reminder some topic. हम लोगों ने इससे पहले जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ के रखे हुए हैं. हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, फिर एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे. फिर हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिसीज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें 3 फॉर्म थे, लैंड रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन रिफॉर्म. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड टॉपिक जो है जनरल रिफॉर्म्स. अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो लोग वर्षा पर डिपेंड थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर चलता था, तो बारिश ना होने की वजह से जो उन पर डिपेंड रहते थे, इस वजह से जो उनका एग्रीकल्चर वर्क जो है अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता था. तो सरकार ने कहा कि भाई जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है प्रोग्रेस करता है, जो फार्मर जो है एग्रीकल्चर के काम को करने के लिए जो है मानसून पर यानी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते थे. अच्छा एटमॉस्फेयर होगा तो हम ग्रोथ करें, हम जो है क्रॉपिंग करेंगे और हमारे अच्छी फसल उगेंगे, जिससे हम मार्केट में बेच करके जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों को इफ़ेक्ट करेंगे. वो सारे के सारी चीज़ें जो है होती थी. मगर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ग्रोथ करने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसीज़ बनाई. 3 पॉलिसी बनाई. तो पहला पॉलिसी था लैंड रिफॉर्म्स के में हमने बताया था आपको करीब 4 पॉइंट है. उसमें कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट. उसमें भी और भी पॉइंट्स हैं, मगर 4 बेसिकली मेन थे. और फिर इसके बाद जो है उससे पहले हम बात करते, उस वक्त केवल जब जो है एग्रीकल्चर के वर्क हुआ करते थे, जब आपके पास जो है ना ही नहरें थी, ना ही ट्यूबवेल थे, ना ही जो है आपके पास नदियाँ थी, ना ही अच्छे जो एटमॉस्फेयर मानसून की वजह से आपको बारिश मिल रही थी, तब लगभग 17% लोगों के पास ही सिर्फ सिंचाई के जो है साधन थे, जिससे वो क्या करते अपने खेतों पर पानी वगैरह का इंतज़ाम करते थे, फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, यूरिया का यूज़ करते, दवाइयों का छिड़काव करते, जिससे एग्रीकल्चर बढ़ता था. यानी आप समझ सकते हैं, इमेजिन करिए कि 75 से लेकर 85% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में. उसमें से 17% लोगों के पास जो है प्रॉपर वे में सोर्सेज थे एग्रीकल्चर के वर्क को करने के लिए. बाकी जितने भी रिमेनिंग थे उनके पास कोई भी प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर को वर्क करने के लिए वो सोर्सेज नहीं थे. वो जैसे भी तैसे अपना जो है वर्क करते थे. तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने ट्यूबवेल लगाने लगे, कुएँ खुदवाने लगे, नहरें बनवाने लगे और नदियों के बहाव को रोक करके डैम बनाने लगे, जिससे जो है कई शहरों में नहरों के ज़रिए पानी पहुँचाया जा सके, जिससे एग्रीकल्चर को ग्रोथ मिल सके, आगे जो कृषि कार्य जो अच्छे तरीके से कर सके. उस वक्त केवल 17% लोगों के पास ही सुविधा रहती थी पानी की, जिसमें वह एग्रीकल्चर वर्क करते थे. ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग का जो आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, वो हम लोग पढ़ने वाले जनरल रिफॉर्म. तो पहला रिफॉर्म से हमारा क्या कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई. लिख लीजिए, आपको भूल जाते हैं आप बच्चा लोग, आप लोग लिख लीजिए सिंचाई. एक्सप्लेनेशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी इन 1951 जब पॉलिसीज़ आई तो 70% ऑफ लैंड वाज परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. उनको 70% भी ज़मीनों पर अच्छी तरीके से सिंचाई होती थी, बाकी रिमेनिंग क्या होती थी, उस पर अच्छी तरीके से फसलें नहीं उगाई जा सकती थी, क्योंकि सम सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल देयर. अब सेकंड टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब दिवाली आती है, जब दशहरा आता है, तो लोग जो है तरह तरह के जो ऑफ़र दिया करते हैं. दिवाली के मौके पे ज़्यादा ऑफ़र होता है कि भाई आइए हमारे यहाँ कार लेके जाइए, हमारे यहाँ से बाइक लेके जाइए, हमारे यहाँ से फ्रिज लेके जाइए, इवन यहाँ से हमारे पास से मोबाइल लेके जाइए, और हमें सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए और आपको यहाँ से जो भी सामान लेके जाना है लेके जाइए. आपको जो है मैं जो भी आपको पैसे देने होंगे, हम उसको इंस्टॉलमेंट में या जो है हम आपको उधार के तौर पर एक स्मॉल इंटरेस्ट के साथ जो है मैं आपको मुझे पे करना पड़ता है. तो पहले वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, और जैसे ही आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते, आप उनके सामान को या उनके गुड्स को आप परचेज़ कर लेते, तो आप उससे बंद जाते थे. अब आपके पास सोर्सेज तो थे ही नहीं,
कि आप जो है किसी अच्छी चीज़, किसी भी ज़रिए से आप जो है अपनी जो है नेशनल इनकम बढ़ा सके, अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। एक मात्र सोर्सेज था क्या, वो एग्रीकल्चर, और वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर नहीं रहा था। इसीलिए जो है लोगों ने जब उधार लेना शुरू किया तो उस पर कर्जे चढ़ने लगे, और जब कर्ज आने लगे तो उन्होंने क्या किया कि इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी, कितने लोग सुसाइड करने लगे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि सभी लोगों ने देखा कि जो लोग जो है के पास पैसे, जिनको सिंचाई के लिए, खाद के लिए और यूरिया के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए वो कर्ज लेना पड़ता था लाला महाजन जमींदारों से, उस पर चार्ज ज़्यादा देते थे, जिसकी वजह से जो है वो ना देने के बाद उनका जो है वो जो क्या कर लेते थे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते थे। और इस वजह से जो है आपका मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट जो है आपके इंडिया में ज़्यादा होने लगा। उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि कोई एग्रीकल्चर वर्क को कंट्रोल करने के लिए, उसको एग्रीकल्चर को और आगे अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो अच्छे तरीके से उस पर एग्रीकल्चर वर्क को जो है देखे और उसको आगे ले जा सके। तो उस वक्त फिर एक जो है गवर्नमेंट की निगरानी में एक बैंक बनाया गया, और उस बैंक का नाम जो दिया गया उसका नाम था नाबार्ड। क्या नाम था? नाबार्ड। बेसिकली स्टूडेंट इस नाम को भूल जाते, नाबार्ड का फुल फॉर्म है क्या? एन ए से क्या समझ में आएगा? नेशनल, ठीक है ना। बी से क्या समझ में आएगा? बैंक। तो पहला हम लोग NABARD, NABARD, नाबार्ड। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक। ए से नेशनल, और बी से बैंक, फॉर, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल। किसके लिए आप जो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं? बैंक किसके लिए काम करेगा? रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिंपल है, याद हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा बच्चा लोग। तो हम लोग याद करते फिर से नाबार्ड को एक बार फिर से रिपीट करते। एन ए से नेशनल, बी से बैंक, फॉर, ए से एग्रीकल्चर एंड आर डी से रूरल डेवलपमेंट, हैज़ बीन सेट up in 12 July 1982. It is a apex डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यानी नेशनल बैंक, नाबार्ड जो है एक नेशनल, नाबार्ड जो है इसलिए बैंक स्टेबल किया गया ताकि वो एग्रीकल्चर में वर्क करने वाले लोगों को पैसे प्रोवाइड कर सके। और 12% ये जो स्टेबल हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इट इज़ अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक जो है सिंगल बैंक जो बड़े पैमाने पर लोगों को एग्रीकल्चर के लिए क्या करता था? पैसे प्रोवाइड करता था। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। नाबार्ड ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो इसका नाबार्ड का जो ऑनर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवा रमन। इसके जो रिकमेंडेशन जो दी थी नाबार्ड के स्टेबल करने की बी सीवा रमन कमेटी ने दी थी। याद रहेगा, सीवा रमन कमेटी। तो इस वजह से इसको स्टेबल किया गया था ताकि एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए जो गरीब तबके के जो फार्मर थे उनको लोन प्रोवाइड कर सके, और उस पर इंटरेस्ट बहुत रेट कम हो, और अगर कोई ना दे पाए तो गवर्नमेंट के आदेश के अकॉर्डिंग उस पर उसको क्या किया जाए? माफ़ किया जाए। देखा होगा कि कृषि पे इतने हज़ार करोड़ रुपए का जो पैसा था वो उसको छूट दे दी गई, उसको माफ़ कर दिया गया। तो वो मूलधन वापस माफ़ नहीं करते। जिन जिन किसानों ने कर्ज लिया है बैंकों से उसको माफ़ नहीं करते, वो जो ब्याज रेट का माफ़ करते हैं। फिर आइए यहाँ पे रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। अब इसको समझ लीजिए। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक ग्रुप बनाओ और मार्केट से सस्ते दामों पर सामान खरीदें। ये तब खरीद सकते हो जब हम इकट्ठा खरीदोगे, तब ये खरीद सकते हो सस्ते दामों जब आप इकट्ठा खरीदो। जैसे मान लीजिए उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास ज़मीन है, आपके पास ज़मीन है, आपके पास ज़मीन 10 लोग मिल जाओ और मार्केट में जाओ। कोई एक पर्सन जाता था मार्केट में तो वो जो फर्टिलाइज़र को लेता था तो उसको 1000 रुपये कुंटल मिलता था। और 10 लोग जाएंगे इकट्ठा, तो अगर तब उसको डिमांड करेंगे 10 कुंटल की, तो वो जो उसको जो है 10 कुंटल, सिर्फ हर कुंटल का दाम उसने कम कर दिया और कितना देने लगे? 700 रुपये किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से, यानी 7000 रुपये का 10 कुंटल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे 30 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आपकी रेट कम हो गई। जब ये रेट कम होगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस वजह से जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी और आपको सस्ता पड़ेगा, और अगर बेचेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और साथ ही साथ जब आप एक साथ एक ही जगह पर जब लोग पहुंचते हैं और आपका जैसे एक पर्सन ने कहा कि मुझे 1 कुंटल दे दीजिए, उसने कहा 1,000 रुपये का, दूसरे कहते हैं कि मुझे दे दीजिए, उसने भी कहा कि 1,000 रुपये का, अगर दूसरा खरीद लेता है तो कहाँ पे तब उस दुकानदार को ये दिमाग में आया, एक नहीं लेगा तो दूसरा लेगा, दूसरा लेगा तो तीसरा लेगा। अगर यही सभी लोग पहुँच करके कहें कि नहीं नहीं इतना महंगा नहीं लेंगे बल्कि कम रेट करो तब लेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या होगा, दिमाग आएगा, वो उस बिजनेसमैन के, उस दुकानदार के जहन में ये बात आएगी कि इकट्ठा लेंगे तभी बिकेगा मेरा, नहीं तो नहीं बिकेगा। यानी मोनोपोली स्टेबल करो किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल करने का regulated are control market and cooperative market society. It is the regulated market system where the government control the forces of डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे आप काम करो। यानी फोर्सेस के पास गवर्नमेंट ने फार्मर्स को कहा कि फार्मर्स के पास पावर आ जाए कि आप जब भी चीज़ों को खरीदें तो बार्गेनिंग बेस पे खरीदें, ऐसा नहीं जो बोला उसी के हिसाब से खरीद लें। तो यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करें, जस्टिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, यानी जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई होगी। अगर दाम 100 रुपये बोला है तो 100 रुपये ना देगा बल्कि 70 रुपये देंगे और 70 रुपये भी खरीदेंगे, और सभी लोग 70 रुपये भी खरीदने के लिए तैयार हो तभी सप्लाई होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई पे ये वर्क करेगा। फिर एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आर इस्टेब्लिश्ड टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। जाहिर सी बात है, फिर से मैंने बताया आपको कि इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो है आपको बार्गेनिंग करने की पावर मिलेगी, और अच्छे तरीके से जब एक्स्ट्रा लोग, जब इकट्ठा लोग सब जाएंगे मार्केट में सामान लेने के लिए, आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और आपका जो है जनरल रिफॉर्म, जो जनरली तौर पर जो आपके एग्रीकल्चर को बढ़ाने के जो प्रोसेस है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसके बाद जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर है स्टूडेंट आपका 5।